अनीता की बहू अपनी फिटनेस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। उसी हिसाब से वो दिखती थी कि वो बहुत खूबसूरत और फिट थी। सभी उसे देखकर हैरान थे क्योंकि ना ही वो कोई जिम जाती थी, ना ही कोई एक्सरसाइज करती थी। एक दिन अनीता की पड़ोसन निर्मला उसके घर आती है तो फिर पूजा सबके लिए चाय लेकर आती है, अपने लिए ब्लैक कॉफी, जिसे देखकर निर्मला बोलती है, बहू ये कप में काला काला क्या है? तूने कोई नई कोल्ड ड्रिंक बनाई है क्या? अरे नहीं आंटी जी, ये तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। इसे ब्लैक कॉफी बोलते हैं। इसे पीने से ना शरीर में काफी एनर्जी रहती है और वेट भी नहीं बढ़ता है। बहू वेट घटाने के लिए शरीर में वेट होना भी तो चाहिए। तू पहले ही इतनी फिट है तो तुझे क्या जरूरत है वेट लूज करने की? आंटी जी, अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए मैं इसे पीती हूँ, फिट होने के लिए, और हमेशा अपने आप को फिट बनाए रखने में काफी फक्र भी होता है। बहू बस ये सब कहने वाली बातें होती हैं। जहाँ तेरी थोड़ी सी उम्र और होगी ना तो ये फिटनेस सब चला जाएगा। देख मेरी बहू जब आई थी ना एकदम फिट थी, दुबली पतली, लेकिन एक बच्चा होते ही बिल्कुल भैंस हो गई है। आंटी जी, उन्होंने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग चले ना तो फिर से पहले की तरह फिट हो सकती है। देख मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती क्योंकि बिना जिम गए हुए मुझे नहीं लगता कि कोई फिट हो सकता है। और हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है उस हिसाब से तो घर की बहुएं जिम जा ही नहीं सकती हैं। लेकिन आंटी जी, आपने ही तो अभी भी कहा कि मैं जैसे शादी में आई थी वैसे ही आज भी हूँ। और तो और मैं तो जिम भी नहीं जाती हूँ लेकिन फिर भी फिट हूँ। इसलिए क्योंकि अभी तेरा कोई बच्चा नहीं है। जिस दिन तू एक बच्चे की माँ हो जाएगी तेरी सारी फिटनेस चली जाएगी। निर्मला के घर में आते ही फिर से पूजा और निर्मला के बीच में फिटनेस को लेकर बवाल होने लगता है। ये सब देखकर अनीता के सर में दर्द होने लगता है और वो दोनों को चुप कराते हुए बोलती है, चुप करो तुम दोनों। जैसे ही एक दूसरे से मिलती हो वैसे ही फिटनेस को लेकर आपस में लड़ने लगती हो। बिना बात के सुबह सुबह सर में दर्द कर दिया। ये सही है अनीता, तू अपनी बहू को कुछ कहती क्यों नहीं है? जब देखो मुझे सुनाती रहती है। क्योंकि तू सुनने वाला काम करती है, इसीलिए मुझे मजबूरन तुझे बोलना पड़ता है। तू क्यों जब देखो तब मेरी बहू को फिटनेस के पीछे पड़ी रहती है? वो जो बोल रही है वो सच ही तो बोल रही है। वो बिना जिम गए तो घर में अपने आप को फिट रख रही है। मैं कैसे मान लूं तेरी बात कि तेरी बहू के पास कोई वेट लूज करने का मसाला है जिसे वो घोल कर पी लेती है और फिट रहती है हमेशा? हाँ, मेरी बहू के पास 5 समय में वेट लॉस का सीक्रेट मसाला है जिसे वो रोज पीती है और अपने खाने पर भी ध्यान रखती है, जिसकी वजह से वो फिट है। अब तुझे मेरी बात पर विश्वास करना है तो ठीक है, नहीं विश्वास करना तो तेरी मर्जी। तूने कभी अपनी बहू का सीक्रेट मसाला क्यों नहीं मांगा? तू भी तो फिट हो जाती। अपनी उम्र के हिसाब से तो मैं बहुत ज्यादा फिट ही हूँ। मुझे बहू के सीक्रेट मसाले की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसी के सीक्रेट मसाले की वजह से मेरी देवरानी की बहू एकदम फिट हो गई। तभी मुझे अपनी बहू पर विश्वास हुआ कि सच में उसके पास वेट लॉस का सीक्रेट मसाला है। निर्मला आगे अनीता से कुछ नहीं पूछती। उससे पहले ही अनीता का बेटा अनुज वहाँ आ जाता है और निर्मला चुप हो जाती है और अपने घर चली जाती है। माँ, आंटी जी को क्या हो गया? ऐसे दबे पांव भाग रही थी जैसे हमारे घर में कोई भूत देख लिया हो। बेटा, जब कोई काम नहीं होगा तो भागेगी ही ना। बिना बात के सुबह सुबह दिमाग खाने आ जाती है और कुछ नहीं। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं माँ। कुछ नहीं बेटा, जब बस तेरी बीवी पर नजर मारती रहती है, ये कितनी फिट कैसे है, इतना सीक्रेट मसाला क्या है, उसके बाद जब बताओ तो ये विश्वास भी नहीं करेगी कि घर पर कोई फिट कैसे रह सकता है। ये औरतों की बात तो आप लोग ही जानो, मुझे इससे क्या ही लेना देना। पूजा, तुम मेरे लिए कप चाय बना के ले आओ, मैं तैयार होकर ना ऑफिस के लिए निकल जाऊँ फिर। पूजा रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। कुछ दिनों बाद पूजा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। यह बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और सीधा जाकर अपनी सास को बताती है। अनीता अपनी बहू के गर्भवती होने के बाद सुनते ही पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए निकल जाती है। तभी उसे निर्मला मिलती है। आज किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? तेरे मुंह में घी शक्कर है निर्मला। उस दिन तूने मेरी बहू को माँ बनने की बात बोली और कुछ टाइम बाद हमें वो खुशखबरी मिल गई। मेरी बहू गर्भवती है, बस उसी की मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो अब मैं भी देखती हूँ कि गर्भवती होने के बाद पूजा अपने आप को कितना फिट रखती है, क्योंकि इस समय तो वो औरतों का वेट ज्यादा ही बढ़ता है। अब देखते हैं उसकी प्रेगनेंसी के बाद उसके वेट लॉस का सीक्रेट मसाला उसके कितने काम आता है। सच में निर्मला, तू तो मेरी बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है।
सब कुछ तेरी आंखों के सामने ही होगा। उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों बहुत अच्छी तरीके से भी हो जाएगी और वो अपना वेट लॉस भी कर लेगी। अनीता इतना कहकर अपने घर वापस चली जाती है। देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं और इन दिनों पूजा का वेट बहुत बढ़ जाता है। लेकिन डिलीवरी के कुछ टाइम बाद ही वो फिर से अपनी डाइट फॉलो करने लगती है और कुछ महीनों में ही फिर से पहले की तरह हो जाती है। ये देख कर मानो निर्मला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बहू, आज तो मैं तुझे मान गई। प्रेगनेंसी के बाद तू मोटी हुई और फिर से पतली हो गई। लगता है बहू तेरी सास सही कह रही थी और मैं ही गलत थी। आंटी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपने आप को फिट रख सकती हूँ, लेकिन आप हो कि मान ही नहीं रही थी। बहू, अपने वेट लूज के सीक्रेट मसाले के बारे में मुझे भी तो बता दे। मेरी बहू को भी बता दूंगी मैं जाकर। उसका भी वजन बहुत बढ़ गया है। मेरा लड़का तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आंटी जी देखिए, सीक्रेट का मतलब होता है किसी को नहीं बताना चाहिए। इसीलिए मैं आपको मसाले बनाकर दे सकती हूँ और ये बता सकती हूँ कि उसको कैसे लेना है, लेकिन वो कैसे बनता है ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि आंटी जी, उस मसाले को बनाने में ना मैंने बहुत मेहनत की है और सबसे पहले मैंने उसे यूज किया है, तो मैं ऐसे कैसे किसी को भी अपना सीक्रेट क्यों ही बताऊं? ठीक है बहू, मत बता, लेकिन मुझे वो मसाला तैयार करके दे दे ताकि मैं अपनी बहू को भी दे सकूं, ताकि वो भी फिट हो जाए। दोनों के बीच में अभी भी बात बिगड़ी हुई है, क्या पता इससे कुछ हो जाए। ठीक है आंटी जी, आप मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए। 2 दिन के बाद मैं खुद ही मसाला लेकर आपके घर आ जाऊंगी और आपकी बहू को बता भी दूंगी कि उसे कैसे लेना है। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा ही कर। मुझे अब तेरे ऊपर विश्वास है कि तू मेरी बहू को फिट कर देगी। निर्मला इतना कहकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद पूजा अपने सीक्रेट मसाले को बनाने के लिए उसमें यूज होने वाले सामान में के लिए मार्केट जाती है और सारा सामान लाकर अपना वेट लॉस का सीक्रेट मसाला तैयार करती है और निर्मला के घर उसे देने के लिए चली जाती है। आंटी जी, आप इस मसाले को सुबह और शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर अपनी बहू को पीने के लिए बोल दीजिए और बाहर की चीजें खाने के लिए मना कर दीजिए। आप खुद देख लीजिएगा, थोड़े दिन बाद उसका वजन खुद ब खुद घटने लगेगा। बहू, तू कितनी अच्छी है। मेरे एक बार कहने पे तूने मेरी बहू के लिए इतनी मेहनत करी, उसके लिए सीक्रेट मसाला बनाया। थैंक यू। आंटी जी, अगर मेरी छोटी सी हेल्प की वजह से किसी का कुछ अच्छा होता है तो उस चीज को करने में क्या ही बुराई है। थोड़ी देर बाद पूजा अपने घर चली जाती है और उसके कहे अनुसार निर्मला अपनी बहू को वो मसाला देने लगती है। देखते ही देखते कुछ टाइम में उसकी बहू का पहले से भी वजन कम होने लगा है। ये देखकर निर्मला को पूजा के सीक्रेट वेट लॉस मसाले का पूरा विश्वास हो जाता है और वो उसकी तारीफ करते नहीं थकती। शिवानी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी। जब से उसने होश संभाला था तब से ही उसने एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की ख्वाहिश की थी। माँ, मैं अपनी शादी में लाइट ग्रीन लहंगा पहनूंगी। लाल तो सभी लोग पहनते हैं। अरे हाँ बेटा, तेरा जो मन करे तू वो पहनना, लेकिन तेरी शादी तो तेरे पापा की पसंद से ही होगी। हाँ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे पापा मेरे लिए किसी राजकुमार जैसे लड़के को ही चुनेंगे। मैं इकलौती लाडली बेटी जो हूँ उनकी। चलो बहुत हो गया शादी के सपनों में घूमना, अब असल जिंदगी में वापस आ जा और खाना खा ले। लो, तेरे पापा भी आ गए। क्या बातें चल रही है माँ बेटी की? अरे हमें भी कोई बताएगा? कुछ नहीं जी, आपकी लाडली शादी के सपनों में खोने लगी है। हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से हो और सब देखते कि देखते ही रह जाए। अरे क्यों नहीं, मैंने तो पहले ही अपनी बिटिया के लिए उसका दूल्हा देख रखा है। लड़का बहुत ही सज्जन और अच्छा है। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसे ही हंसते खेलते समय बीतने लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। तभी एक दिन राजेश की कार का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। शिवानी की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन गीता को राजेश का एक खत मिलता है जिसमें शिवानी के पिता ने अपने बचपन के दोस्त से कुछ वादे किए थे, जिनके अनुसार उनके बेटे कमलेश और इनकी बेटी शिवानी का रिश्ता पक्का कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। शिवानी अपने पिता का मान रखने के लिए कमलेश से शादी कर तो लेती है,
लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि कमलेश दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत काला था। इसी के चलते उनके बीच में अक्सर ही लड़ाई झगड़े हुआ करते। एक दिन ऐसे ही शिवानी कमलेश को अपने पास बुलाती है और कहती है, अबे ओए कोयले की खान, इधर आ जल्दी। जी कहिए। मेरा ना आज पिज्जा खाने का दिल हो रहा है, जा जाके लेकर आ। जी आपने तो 2 दिन पहले पिज्जा खाया था, और देखिए ना, इतने पैसे खर्च करना सही नहीं होता है। ओए, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे कब क्या खाना है और क्या नहीं। जी देखिए, मैं ना एक मध्यम वर्ग का आदमी हूँ, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप मेरी पूरे महीने की तनख्वाह 10 दिन में खर्च ना करवाएं। थोड़ा हिसाब से चलिए, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे तेरे जैसे पति को झेल रही हूँ, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है ये तो कभी सोचा नहीं है तूने, और मुझे भाषण दे रहा है। आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, आज रहने देते हैं पिज्जा को, लेकिन अगली बार जब कहूँगी ना तो लेके आ जाना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। समय ऐसे ही बीतता रहता है और शिवानी कमलेश को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। फिर भी कमलेश उससे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सब सहन करता रहता है, क्योंकि उसे शिवानी से पहले ही नजर का प्यार जो हो गया था। इसीलिए वो उसकी हर बात को नजरअंदाज कर देता और बस इसी इंतजार में वक्त गुजारता कि एक न एक दिन शिवानी को भी उससे प्यार हो जाएगा। कमलेश शिवानी को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है, सुनिए। क्या है? वो मैं कह रहा था कि साफ साफ कहो ना, क्या बात है? वो मैं बस ये कहना चाहता था कि हम कहीं घूमने चलते हैं। जब से शादी हुई है कहीं घूमने नहीं गए। मैं और तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी? शक्ल देखी है अपनी, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कमलेश अपना गम सबसे छुपाते हुए फिरता है, लेकिन उसकी माँ उसकी ये हालत देख नहीं पाती और वो जाकर शिवानी से बात करती है। बहू, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आज तो मेरी क्लास लगने वाली है। इस कलूटे ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा शायद। जी कहिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भी बहुत सपने होंगे तुम्हारी शादी को लेकर, जो कि अब चूर चूर हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे बेटे से उसका बदला लो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी भोली भी नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे, प्लीज आप जाइए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, पर ध्यान रहे मेरे बेटे को किसी तरह की तकलीफ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब जाइए। सरिता के वहाँ से जाते ही शिवानी बहुत गुस्से में आ जाती है और खुद से कहती है, आज तो मैं छोड़ूंगी ना इस काले पतीले को बिल्कुल भी। मेरी चुगली करेगा अपनी माँ से। शाम को कमलेश काम से लौटकर अपने घर आ जाता है। उस दिन उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ शिवानी पहले से ही गुस्से में बैठी होती है। उसे देखकर कमलेश समझ जाता है कि आज कुछ तो बड़ा होने वाला है। इतने में ही शिवानी उसके पास तेजी से चलकर आती है और उसे धक्का मारती हुई कहती है और कमलेश पीछे जाकर गिरता है। क्यों बे, बहुत मजा आता है क्या मेरी चुगली करने में अपनी माँ से? ये आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो तेरी माँ ऐसे ही मेरे पास आकर मुझे इतना सब कुछ सुना कर चली गई। मैंने तो माँ को कुछ नहीं कहा, फिर माँ इन्हें क्या कहने आई होंगी। सुनिए, मुझे ना कुछ नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर आज के बाद तेरी माँ मेरे पास आई ना तो तेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही होना चाहिए। उसी रात कमलेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन वो शिवानी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप घर से बाहर आ जाता है। डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। वो थोड़ा ही दूर पहुंचा था कि बेहोश होकर वहीं सड़क के किनारे गिर जाता है। इस बात से अनजान शिवानी चैन से अपने कमरे में सो रही थी। कमलेश को पड़े हुए पूरी रात बीत जाती है और फिर अगली सुबह दूध बेचने वाला वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नजर कमलेश पर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे भैया उठिए, आप यहाँ क्यों सोए हैं? उठिए ना। दूध वाले की लाख उठाने पर भी कमलेश नहीं उठता तो वो अपनी दूध की गैलन को वहीं साइड में रखकर कमलेश को अपनी साइकिल पर बैठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कमलेश को एडमिट कर लेते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। कुछ देर के बाद कमलेश को होश आता है और वो शिवानी को तलाशता है। जैसे तैसे डॉक्टर उसे शांत करता है। देखिए, आप ज्यादा हिलिए मत, वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाना होगा। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों घर पे अकेली है और उन्हें ये पता चला कि मैं रात से घर से बाहर हूँ
तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, आप हमें अपने घर का नंबर दे दीजिए, हम उन्हें यहाँ पे बुला लेंगे। जी ठीक है। कमलेश डॉक्टर को शिवानी का नंबर दे देता है। डॉक्टर उसे और उसकी माँ को वहीं बुलवा लेते हैं। कुछ देर के बाद में वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जैसे ही सरिता कमलेश को देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा ये क्या हो गया तुझे, और तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? देखिए, इन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया है। ये कई दिनों से परेशान चल रहे हैं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक? जी हाँ, आप कुछ जानती हैं कि ये किस तरह की टेंशन ले रहे हैं, या कोई बात इन्हें अंदर से खाई जा रही है? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब इस करमजली की वजह से हुआ है। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप इन्हें कुछ मत कहिए। ये मुझे अभी बचा रही है और मैंने इनके साथ कितना बुरा सलूक किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं माँ जी, आप इनकी बातें मत सुनिए। ये सब जो कुछ भी इनके साथ हुआ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इसीलिए आज ही इन्हें मैं छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ यही सही होगा। तू मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा और फिर दोबारा पलट के कभी मत आइयो। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, इनके बिना मैं जी नहीं सकता माँ। इनके जाने के बाद मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। मैंने आपके साथ इतना सब कुछ गलत किया और आप फिर भी मुझसे प्यार करते हो। क्यों? अरे आप इतने अच्छे हो कि कोई भी लड़की आपको आसानी से मिल जाएगी, फिर मैं ही क्यों? जो किसी एक से प्यार करते हैं ना, वो दूसरों से दिल नहीं लगाते। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही करता रहूंगा, और किसी के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। मैंने आज तक जो भी किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। फिर भी आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। सजा तो सिर्फ एक ही है। क्या? सजा तो एक ही है, मैं और मेरा साथ। अगर आपको सजा चाहिए तो सजा के रूप में मुझे अपना लो, नहीं तो आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके साथ रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आप मेरे पति हो। इसके बाद शिवानी कभी कमलेश के कालेपन का मजाक नहीं उड़ाती और ना ही उससे किसी भी तरह की बदतमीजी करती। जितना प्यार कमलेश उससे करता था, वो भी अब उससे उतना ही प्यार करने लगी थी। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। अजय अपनी पत्नी चमेली को खाना बनाते हुए देखकर कहता है, सुनो, आज ना माँ आने वाली है, तो शाम को माँ के हाथों से ना बिरयानी बनवाएंगे। तो क्या मैं कुछ भी ना बनाऊं? वैसे भी तुम्हारी माँ है ना, वो तो शाम तक आएंगी। तब तक मैं क्या उपवास में रहूंगी? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुमसे भूखा नहीं रह जाएगा। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तो खाती रहती हो। जितनी बेइज्जती तुम अभी कर रहे हो ना, उतनी तुमने मेरी माँ जी के सामने करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करता था, और तो और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर रखी थी, जिस वजह से काफी समय तक वो अजय की माँ शकुंतला ने भी अपने बेटे से बात तक नहीं की थी। लेकिन काफी समय बाद शकुंतला अपने बेटे बहू से मिलने आ रही थी और देर शाम वो आते ही अपने बेटे से कहती है, अरे घर तो बहुत अच्छा है, वैसे तेरी पत्नी कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। माँ, वो आ ही रही होगी, शायद किसी काम में लग गई होगी। रुको मैं बुलाता हूँ। चमेली, ओ चमेली, कहाँ हो? अरे कैसी औरत से शादी कर ली तूने और बताया भी नहीं? आज उसकी सास आने वाली है, तो पूजा की थाल लिए खड़ी रहे। हाँ माँ, शायद वो ना पूजा की थाल सजाने गई होगी, आती होगी। शकुंतला घर में आने के बाद घर को घूम घूम कर देख रही होती है, लेकिन जैसे ही शकुंतला छत पर जाने वाली सीढ़ियों को देखती है तो बोलती है, घर अच्छा बनाया है, ये छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ है ना? हाँ माँ, इधर छत है, और वो देख रहे हो वहाँ पे 2 रूम है और यहाँ पे बालकनी। अरे अरे, ये क्या तरीका है बहू पैर छूने का? संस्कार माँ, संस्कार। देखो संस्कार आपकी बहू के। देखो, खुद को रोक नहीं पाई आपको देखकर, सीधा कदमों में चली गई आपके। हाँ, वो तो यहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा कि तू मेरी कितनी इज्जत करने वाली है। अरे चमेली, उठ भी जाओ और समेटो इन कपड़ों को। हाँ हाँ बहू, बस बहुत हुआ, अब उठ भी जा। और तू क्या उसे उठाने में लगा है? चल मुझे कमरा दिखा। अब शकुंतला के वहाँ से जाने के बाद भी वहीं नीचे पड़ी हुई चमेली अपने कमर पर हाथ रखे खुद से कहती है, अरे रे, कैसी पनौती सांसें मेरी, आते ही गिर गई हूँ मैं।
ऐसी गिरी हूँ कि खुद से उठ ही नहीं पा रही हूँ। हाय रे मेरी कमर टूट गई। इनके आशीर्वाद की ऐसी बददुआ लगी है। हाय रे मेरी कमर। माँ, ये आपका कमरा है, आप बैठो, मैं भी आता हूँ। आपकी माँ की चिल्लाने की वजह से मैं यहाँ पे आके गिरी और अब मेरी कमर, मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन से पहले ठीक होने से रही। अब आप अपनी माँ को कहो कि वो खाना बनाए। हाँ, उसकी चिंता नहीं है मुझे। आज तो माँ के हाथ की गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। हाँ, देखती हूँ मैं भी। सिर्फ बोलने से ही इनकी जुबान चलती है या कुछ अच्छा बना भी लेती है। अब देर शाम जब खाने का समय होता है तो शकुंतला अपने बेटे से कहती है कि खाने में क्या बनने वाला है। माँ, मैं तो दाल चावल खा खा के बोर हो चुका हूँ। अब तो आपके हाथों की बिरयानी खानी है, मुझे बना के खिला दो ना। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ तेरे लिए बिरयानी। लेकिन जा बाजार से चिकन ले आ और थोड़े मसाले दही भी। हाँ माँ, अभी लेकर आता हूँ। जब तक आप ना प्याज काट लो। और हाँ माँ, टमाटर फ्रिज में होगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बनाने की है, बाकी का काम तेरी बीवी करेगी। कहाँ है वो जब से उसने मेरे पैर छुए तब से दिखी ही नहीं। अरे माँ, उसको छोड़ो ना, उसकी कमर में मोच आ गई है, वो ठीक से चल तक नहीं पा रही है। तू जाकर पहले ये सामान ले आ, जब तक मैं उसके कमर का दर्द ठीक करती हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो झुकने में ही उसकी कमर अकड़ गई और मोच आ गई। माँ, मैं जा रहा हूँ बाजार, कहीं आप दोनों झगड़ा मत करना, ठीक है? अजय के जाने के बाद शकुंतला अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू को उठाने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बहू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तू चलकर बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे और प्याज भी काट ले। माँ जी, आपको पता भी है मेरी कमर से उठा भी नहीं जा रहा है, तो भला मैं किचन में खड़ी कैसे हो सकती हूँ? बहू, जब मैं इस उम्र में हैदराबाद आ सकती हूँ तो तू क्या कमरे से किचन में नहीं जा सकती? माँ जी, आप समझती क्यों नहीं हो? मैं आपके सामने ही किचन से सीधे नीचे गिरी थी। चल अब बहाने कल के लिए बचा के रख ले। जब तक मैं थोड़े समाचार देख लूं तो बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे। चमेली अब जैसे तैसे किचन में पहुंचती है और कुछ देर बाद ही अजय भी चिकन लेकर आ जाता है और शकुंतला चिकन में बिरयानी बनाने लग जाती है। कुछ ही समय बाद चमेली के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। बहू कैसी है? आज पूरे दिन तू दिखी नहीं। और तेरे घर में ये खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? अरे बहन जी, राम राम, कैसी हैं आप? मैं शकुंतला, अजय की माँ। आप बिमला बहन हो ना? मेरा बेटा आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी, आप ही हैं क्या अजय की मम्मी? अजय तो आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी, बेटा किसका है? वैसे लगता है कि कुछ स्पेशल बना रही हैं आप हैदराबाद का। अरे आप तो जानती ही होंगी मेरे बेटे अजय को बिरयानी कितनी पसंद है, और हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही क्या कहना। अरे क्या बात है बहन जी, कैसे बनता है? क्या मैं देख सकती हूँ? अरे बहन जी, मैं उसको जरूर बताऊंगी। आइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। चमेली अब अपनी सास और विमला की ये बातें सुन रही थी और कुछ ही देर में चमेली के साथ शकुंतला और विमला की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। अब जब शकुंतला बिरयानी बना लेती है तो विमला भी शकुंतला के हाथ की बिरयानी खाकर शकुंतला की खूब बढ़ चढ़ कर तारीफ करती है। देख रहे हो ना तुम अपनी माँ को और ये विमला काकी, इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जन्मों जन्मों के दोस्तों, बचपन भी इन्होंने साथ ही बिताया हो ऐसा लग रहा है। अरे तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छी बात है ना, माँ को कोई मिल गया। और वैसे भी वो अकेले बोर हो जाती है। तुम विमला काकी को जानते हो ना, वो कैसी है? वो अपने फायदे के लिए किसी को भी चोर, बदमाश और आतंकवादी भी बना सकती है। ऐसे ही शकुंतला को शहर आए कई दिन बीत जाते हैं और शकुंतला की तो अब शहर में दोस्त भी बन चुकी थी। पूरे दिन विमला और शकुंतला साथ रहते, बाजार भी साथ जाते और रोज ही शकुंतला देर शाम घर आती घूम फिर कर। तो चमेली या तो घर पर नहीं होती या फिर अपनी सास के आते ही उसे बिरयानी बनाने को कह दिया करती। जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से ये औरत मुझसे काम ही करवा रही है, और बिरयानी तो ऐसे बनवा रही है जैसे इस घर में मैं बिरयानी ही बनाने आई हूँ। और अजय भी इस औरत को कुछ नहीं कहना चाहता। अब अगली सुबह जब अजय और चमेली उठते हैं तो उन्हें घर में शकुंतला कहीं भी नजर नहीं आती। ऐसे में चमेली को लगता है कि उसकी सास विमला काकी के साथ घूमने गई है। लेकिन जब सुबह सुबह ही विमला चमेली के घर आती है तो चमेली से बोलती है, अरे बहू, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? वो क्या है ना कि चाय बनाने गई थी तो चीनी ही नहीं थी। वैसे शकुंतला कहाँ है? क्यों, वो आपके साथ घूमने नहीं गई क्या? अरे मैं अभी उठी हूँ और सुबह सुबह मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जाता
और तू बात कर रही है कि मैं घूमने निकलूं। अगर माँ जी आपके साथ नहीं गई है तो माँ जी गई कहाँ? कितनी बार कहा है माँ जी को कि बिना बताए निकला मत करो, ये शहर है कोई गांव नहीं। अरे होगी यहीं आसपास, आ जाएगी। तू मुझे चीनी दे और मैं जाऊं चाय बनाने, बाद में आकर शकुंतला का हालचाल लेती हूँ। हाँ अभी देती हूँ, लेकिन मुझे तो माँ जी की चिंता हो रही है। आज आने दो घर, फिर बताती हूँ इन्हें तो। अब चमेली और अजय अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। माँ कहाँ जा सकती है? मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास होंगी। मैं देख कर आता हूँ, शायद कहीं इधर उधर किसी से बात कर रही हो। और हाँ, तुम भी जाके ना आसपास के लोगों से पूछो, क्या पता तुम्हें पता चल जाए। और काफी ढूंढने के बाद पता चलता है कि शकुंतला बिरयानी बनाने से परेशान होकर अपने हैदराबाद ही लौट गई और फिर कभी अपने बहू बेटे के पास आने का नाम तक नहीं लेती।